तो अब जो है हम बात करेंगे एक्यूट रूमेटिक फीवर के बारे में, जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसका कॉजेटिव एजेंट होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और कॉजेटिव एजेंट्स पैथोफिजियोलॉजी के बारे में आप ज्यादा पैथोलॉजी में पढ़ोगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया के बारे में। मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया के अंदर आपको लो प्रेवलेंस एरिया और हाई प्रेवलेंस एरिया इसके अंदर डिवाइड कर दिया है मेजर क्राइटेरिया को। हाई प्रेवलेंस एरियाज के अंदर इंडिया आता है। तो क्या होता है एक्चुअली एक हाई प्रेवलेंस एरिया? हाई प्रेवलेंस एरिया वो एरिया होता है जिसमें इस डिसीज का इंसिडेंस मोर देन 2 पर 1 लाख पॉपुलेशन होता है इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इंसिडेंस अगर मोर देन 2 पर 1 लाख पॉपुलेशन हो इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो फिर वो एरिया हाई प्रेवलेंस एरिया के अंदर आ जाएगा और इंडिया आपका हाई प्रेवलेंस एरिया में ही आता है। तो सबसे पहला मेजर क्राइटेरिया जो हमें पढ़ना है वो है आपका आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आपका मोस्ट कॉमन मेजर क्राइटेरिया है। और ये जो आर्थराइटिस रहेगा ये माइग्रेटरी आर्थराइटिस होगा और नॉन इरेजिव होगा। माइग्रेटरी आर्थराइटिस का मतलब यह है कि पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आएगा कि डॉक्टर जी, कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर पहले मेरे रिस्ट जॉइंट में स्वेलिंग थी, इन्फ्लेमेशन था, पेन था, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी, लेकिन वो अब ठीक हो चुका है। अब मेरे एल्बो जॉइंट में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो ये जो आपका माइग्रेटरी टाइप है आर्थराइटिस का, ये प्रेजेंट रहेगा एक्यूट रूमेटिक फीवर के अंदर। और दूसरा नॉन इरेजिव आर्थराइटिस रहेगा। नॉन इरोजिव होने का मतलब क्या है कि कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं रहेगी इस आर्थराइटिस के कारण, जो इसको डिफरेंशिएट करेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के से, क्योंकि उसके अंदर डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट होती है। फिर जब हम बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में, तो आर्थराइटिस का क्राइटेरिया जो है ये लो प्रेवलेंस एरिया के अंदर और हाई प्रेवलेंस एरिया के अंदर अलग अलग है। मतलब अगर पॉली आर्थराइटिस है तब जाके ही हम लो प्रेवलेंस एरिया के अंदर उसको मानेंगे एज अ मेजर क्राइटेरिया। अगर पॉली आर्थराइटिस है तब जाके ही हम लो प्रेवलेंस एरिया के अंदर उसको क्या मानेंगे? मेजर क्राइटेरिया मानेंगे। लेकिन हाई प्रेवलेंस एरिया के अंदर हम अगर मोनो आर्थराइटिस भी है या फिर अगर पॉली आर्थरालजिया भी है तो भी हम इसको क्या मान लेंगे? मेजर क्राइटेरिया मान लेंगे। पॉली आर्थराइटिस को भी मानेंगे, मोनो आर्थराइटिस को भी मेजर क्राइटेरिया मानेंगे, और पॉली आर्थरालजिया को भी हम जो है मेजर क्राइटेरिया मानेंगे इन केस ऑफ हाई प्रेवलेंस एरिया लाइक इंडिया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है इस आर्थराइटिस के लिए, एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए? तो फिर वो होता है आपका ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन आपके इस आर्थराइटिस से एसोसिएटेड पेन और इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी सबसाइड कर देगा। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज होता है एस्पिरिन का, हम उसको यूज करेंगे, दैट इज 75 टू 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। फिर हम बात करते हैं दूसरा मेजर क्राइटेरिया, दैट इज योर कार्डाइटिस। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का, और ये कार्डाइटिस आपका पैन कार्डाइटिस होता है, मतलब हार्ट की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। सारी लेयर्स में जो मोस्ट कॉमन लेयर इन्वॉल्व होती है दैट इज योर एंडोकार्डियम। मोस्ट कॉमन वेल्वुलर लीजन जो एक्यूट रूमेटिक फीवर के साथ एसोसिएटेड होगा दैट इज योर माइट्रल रिगर्जिटेशन। लीस्ट कॉमन वेल्व जो इन्वॉल्व होती है दैट इज योर पल्मोनरी वेल्व। और एक यूनिक मर्मर आपको सुनाई देगा एक्यूट रूमेटिक फीवर इन्वॉल्विंग हार्ट, दैट इज कैरी कुम्स मर्मर। अब ये कैरी कुम्स मर्मर क्यों आता है एक्यूट रूमेटिक फीवर के अंदर, उसे समझाते हैं। एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर जिसके अंदर आपका हार्ट इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें आपके हार्ट के वाल्व के ऊपर वेजिटेशंस बन जाते हैं। ये वेजिटेशंस इस माइट्रल वाल्व के सरफेस को क्या कर देते हैं? रफ सरफेस बना देते हैं। जब सरफेस आपका रफ बन जाता है माइट्रल वाल्व का, तो इसके ऊपर फ्लो करने वाला ब्लड जब ये एट्रियस वेंट्रिकल्स के बीच में जाता है ड्यूरिंग द डायस्टोल, ड्यूरिंग द पैसिव फिलिंग फेज, तो ये एक टर्बुलेंट आवाज प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने एक टिपिकल नाम दिया है, दैट इज योर कैरी कुम्स मर्मर। ठीक है, तो ये कैरी कुम्स मर्मर आता है ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो ओवर द रफ इन्फ्लेम्ड एरिया ऑफ द माइट्रल वाल्व। और ये एक मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है जिसके अंदर कोई प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन नहीं प्रेजेंट होता। ये प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन प्रेजेंट नहीं होता इसलिए जरूरी है क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस में भी आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर ही सुनाई देगा, लेकिन उस मिड डायस्टोलिक मर्मर के साथ साथ आपको उसमें माइट्रल स्टेनोसिस के मर्मर में प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन जो है मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि कार्डाइटिस का एज सच हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन कार्डाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट फेलियर। उस हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए हम जरूर जो है डायूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। अगर डायूरेटिक्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए आपके पैनकार्डाइटिस का, बेसिकली हार्ट फेलियर उसके लिए दे रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं एक लेट मैनिफेस्टेशन की, जो कि आपके मेजर क्राइटेरिया में आता है, वो है आपका सिंडैम्स कोरिया। अब ये सिंडैम्स कोरिया होता क्यों है? सिंडैम्स कोरिया तब होता है जब आपका जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये ब्रेन के बेसल गैंग्लिया को अटैक करता है। किसको अटैक करता है? बेसल गैंग्लिया को अटैक करता है। और याद रखें कि सिंडैम्स कोरिया एक लेट मैनिफेस्टेशन है। ये जब तक आपके पेशेंट में दिखना शुरू होगा तब तक आपके सारे अदर मैनिफेस्टेशन सबसाइड कर चुके होंगे। ये अकेले भी
पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, अलोन मैनिफेस्टेशन के तौर पर भी ये पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सिंड्रोम्स कोरिया के अंदर पेशेंट इनवॉलेंट्री कुछ मूवमेंट शो करता है, जैसे कि इनवॉलेंट्री स्कूपिंग, इनवॉलेंट्री मिल्किंग। स्कूपिंग का मतलब क्या है? एक्सटर्नली हैंड को रोटेट करना। मिल्किंग का मतलब क्या है? स्क्वीजिंग एंड रिलीजिंग। जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा, तो अगर डॉक्टर ने अपना हाथ पेशेंट को दिया, तो पेशेंट जो है उसको स्क्वीज रिलीज, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, ऐसा करते रहेगा। ओके, ये जो सिंड्रोम कोरिया की ये जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं सिंड्रोम कोरिया के अंदर, ये डिक्रीज कर जाते हैं ड्यूरिंग स्लीप, और ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे फीमेल्स के अंदर एज कंपेयर टू मेल्स। तो अगर ये मूवमेंट्स आपके स्लीप के दौरान डिक्रीज कर जा रहे हैं, तो आपका सिंड्रोम कोरिया के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? आप सिडेटिव्स दे दीजिए। लेकिन अगर सिडेटिव्स में कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता, तो आप वैल्प्रोइड दे दीजिए। अगर आपको वैल्प्रोइड के साथ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप आईवीआईजी दे दीजिए, मतलब आईवीआईजी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू था। पीवाईक्यू में पूछा गया था कि रिफ्रैक्टरी सिंड्रोम्स कोरिया के अंदर आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो रिफ्रैक्टिव सिंड्रोम्स कोरिया के अंदर आपका आईवीआईजी ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके दो स्किन के मैनिफेस्टेशंस जो कि मेजर क्राइटेरिया में इंक्लूड करते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल और एरिथमा मार्जिनेटम। इनका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सबक्यूटेनियस नोड्यूल आपके एक्सटेंसर सरफेस पे इस तरीके से नोड्यूल्स आ जाता है, और एरिथमा मार्जिनेटम मतलब आपको रैशेस होंगे जिनकी जो बॉर्डर्स होंगी वो रेड कलर की होंगी, इसलिए इस मार्जिन रेड होने के कारण हम इसको नाम दिया एरिथमा मार्जिनेटम, और ये आपको ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर हमने मेजर क्राइटेरिया को देखा, तो मेजर क्राइटेरिया लो प्रेवलेंस एरिया और हाई प्रेवलेंस के लिए अलग अलग था, सिर्फ आर्थराइटिस के केस में। बाकी सारे जो आपके मेजर क्राइटेरिया थे, कार्डाइटिस हो गया, सिंड्रोम्स कोरिया हो गया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल हो गया, और एरिथमा मार्जिनेटम हो गया, ये सारे आपके सेम थे, लो प्रेवलेंस एरिया के लिए भी और हाई प्रेवलेंस एरिया के लिए भी। फिर जब हम माइनर क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अगर फीवर फीवर जब 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो वो लो प्रेवलेंस एरिया के लिए माइनर क्राइटेरिया होगा, और अगर आपका फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हाई प्रेवलेंस के लिए बेसिकली माइनर क्राइटेरिया होगा। आर्थरालजिया, अगर पॉलीआर्थरालजिया है, तो पॉलीआर्थरालजिया है लो प्रेवलेंस एरिया के अंदर, तो वो माइनर क्राइटेरिया है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका पॉलीआर्थरालजिया अगर प्रेजेंट है हाई प्रेवलेंस एरिया के अंदर, तो वो मेजर क्राइटेरिया हो जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि एरिया कौन सा है, हाई प्रेवलेंस वाला है या लो प्रेवलेंस वाला है। बाकी अगर मोनोआर्थरालजिया है हाई प्रेवलेंस एरिया के अंदर, तो माइनर क्राइटेरिया हो जाएगा। और अगर यही आपका मोनोआर्थरालजिया प्रेजेंट है लो प्रेवलेंस एरिया के अंदर, तो फिर वो किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। ठीक है, ना मेजर ना माइनर। फिर हम बात करते हैं ईएसआर एंड और सीआरपी। अगर ईएसआर आपका मोर देन 60 है लो प्रेवलेंस एरिया के अंदर, तो वो माइनर क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा, और अगर ईएसआर आपका मोर देन 30 है हाई प्रेवलेंस एरिया के अंदर, तो वो माइनर क्राइटेरिया हो जाएगा। ये सारे माइनर क्राइटेरिया का डिस्कशन। सीआरपी का कट ऑफ दोनों के लिए सेम है, मोर देन 3 मिलीग्राम पर डिसिलीटर, मोर देन 3 मिलीग्राम पर डिसिलीटर। बस आपको याद ये रखना है कि ईएसआर अकेला अगर आपका प्रेजेंट रहा, तो भी उसको हम एक माइनर क्राइटेरिया की तरह देखेंगे। अगर सीआरपी भी प्रेजेंट है, सीआरपी एलिवेटेड सीआरपी प्रेजेंट है, तो भी उसको एक माइनर क्राइटेरिया की तरह देखेंगे। अगर दोनों भी प्रेजेंट है, तो भी इन दोनों को हम एक ही माइनर क्राइटेरिया की तरह देखेंगे। ठीक है। एंड चौथा आपका माइनर क्राइटेरिया होता है दैट इज योर प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, क्योंकि एक्यूट रूमेटिक फीवर के अंदर आपका एवी नोड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण एवी नोड का कंडक्शन स्लो हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। दोनों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, हाई प्रेवलेंस लो प्रेवलेंस के अंदर। तो ये भी आपका एक माइनर क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है। अब इन मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया के साथ हमेशा एक इसेंशियल क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके आपका जोन्स क्राइटेरिया फुलफिल होता है, और वो होता है आपका एविडेंस ऑफ प्रायर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। प्रायर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन आपका उसका एविडेंस होना चाहिए, मतलब आपका एएसओ टाइटर हाई होने चाहिए, या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, या फिर थ्रोट कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। इन तीनों में से कोई एक चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके आपका एसेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो अगर पेशेंट आपका पहली बार एक्यूट रूमेटिक फीवर से जूझ रहा है, उसके अटैक से जूझ रहा है, तो इनिशियल एक्यूट रूमेटिक फीवर है, तो अगर दो मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट है, या फिर एक मेजर और दो माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देंगे कि एक्यूट रूमेटिक फीवर है। लेकिन अगर पेशेंट आता है रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर के साथ, मतलब उसको पहले भी ये एक्यूट रूमेटिक फीवर का अटैक आ चुका है, तो दो मेजर और एक मेजर प्लस दो माइनर, ये पहले जैसे सेम टू सेम, ये तो आपके एक्यूट रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस बनाएंगे ही बनाएंगे, और साथ में अगर तीन माइनर क्राइटेरिया भी रहे, तो भी एक्यूट रूमेटिक फीवर का जो है डायग्नोसिस बन जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, चाहे इनिशियल एक्यूट रूमेटिक फीवर का अटैक हो, चाहे रिकरेंट अटैक हो एक्यूट रूमेटिक फीवर का, हमेशा एक क्राइटेरिया जो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर, दैट इज योर इसेंशियल क्राइटेरिया। अगर इसेंशियल क्राइटेरिया नहीं, तो डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर नहीं।
ठीक है। अब इसेंशियल क्राइटेरिया किन दो जगहों पर आपको नहीं चाहिए होता, इन दो जगहों पर आपको नहीं चाहिए होता। पहला, सिंडैम कोरिया के अंदर आपको इसेंशियल क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सिंडैम कोरिया एक लेट मैनिफेस्टेशन है, अलोन मैनिफेस्टेशन है, ये अकेला प्रेजेंट रहेगा और इसका प्रेजेंस ही बताएगा कि इस बंदे को क्या है, एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है। और अगर इंडोलेंट कार्डाइटिस है, इंडोलेंट कार्डाइटिस मतलब ऐसा कार्डाइटिस जो उसका कोई कॉज आप नहीं लोकेट कर पा रहे हो, तो उस इंडोलेंट कार्डाइटिस के केस में एंड सिंडम कोरिया के केस में आपको इसेंशियल क्राइटेरिया या फिर इस पूरे क्राइटेरिया की जरूरत जो है नहीं होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। देखो, ट्रीटमेंट तो हमने जगह जगह पर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। तो प्रोफाइलैक्सिस हम कैसे करते हैं? प्रोफाइलैक्सिस दो टाइप का होता है, प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन कोई डिसीज नहीं होता, तो रिस्क फैक्टर से डिसीज आपका ना हो इसीलिए जो है आप प्रोफाइलैक्सिस करते हो। इस केस में रिस्क फैक्टर क्या होता है आपका? फेरिंजाइटिस। इस फेरिंजाइटिस के कारण आपका एक्यूट रूमेटिक फीवर ना हो इसीलिए आप क्या दोगे? प्राइमरी प्रोफाइलैक्टिक ड्रग दोगे। यहाँ पर प्राइमरी प्रोफाइलैक्टिक ड्रग जो होता है दैट इज योर बेंजाथीन पेनिसिलिन, और बेंजाथीन पेनिसिलिन का आप एक सिंगल डोज देते हो, वो भी विद इन 9 days ऑफ सिम्टम्स। जैसे ही फेरेंजाइटिस के आपके सिम्टम्स आए उसके 9 दिन के भीतर भीतर आप सिंगल डोज दे दोगे बेंजाथिन पेनिसिलिन का। और इसका डोज जो है लेस देन 27 kg के लोगों के लिए 0.6 मिलियन यूनिट्स एंड मोर देन 27 kg के लोगों के लिए 1.2 मिलियन यूनिट्स ये होता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर एक बार हो चुका है तो उसके रिकरेंट अटैक को रोकने के लिए आप सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस दोगे। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में भी आप सेम ड्रग को यूज करोगे दैट इज योर बेंजाथिन पेनिसिलिन। लेकिन इस बेंजाथिलिन पेनिसिलिन को हमको कब देना है? अब सिंगल डोज नहीं देना, अब हमें एवरी 3 to 4 वीक्स इस बेंजाथिन पेनिसिलिन को देना है सेम डोज के अंदर। बस अब आपको याद रखना है कि इस बेंजाथिन पेनिसिलिन को एवरी 3 to 4 वीक्स कब तक देना है। अगर पेशेंट को एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर हो रहा है विदाउट कार्डाइटिस, मतलब उसको कार्डाइटिस नहीं है, तो फिर ड्यूरेशन ऑफ बेंजाथिन पेनिसिलिन रहेगा 5 years और टिल द पेशेंट रीचेस 21 years ऑफ एज विच एवर इज लार्जर। ठीक है। या फिर अगर पेशेंट को एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर है अलॉन्ग विथ कार्डाइटिस लेकिन विदाउट वैल्वुलर हार्ट डिसीज, कार्डाइटिस है लेकिन है वैल्वुलर हार्ट डिसीज नहीं है, फाइब्रोसिस वगैरह नहीं हुआ है अभी तक वैल्व्स के अंदर, तो फिर आप ड्यूरेशन रहेगा 10 साल, या फिर पेशेंट कंप्लीट करता है अपने 21 की एज में विच एवर इज लार्जर। और अगर पेशेंट जो है रिमेटिक हार्ट डिसीज डेवलप कर चुका है, मतलब आपका वैल्व जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, वैल्वुलर हार्ट डिसीज, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस ऐसी चीजें हो चुकी है, फाइब्रोसिस जैसे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस केस में लाइफ लॉन्ग जो है बेंजाथिन पेनिसिलिन एवरी 3 to 4 वीक्स देनी पड़ेगी। एक्चुअली ये लाइफ लॉन्ग जो है हाई प्रिवलेंस एरिया के लिए होता है, और इंडिया चूंकि हाई प्रिवलेंस में आता है इसलिए आप इसी को सिर्फ पढ़ते हो। अगर लो प्रिवलेंस की बात बताऊं तो लो प्रिवलेंस में ये होता है कि आपको 10 साल तक देना होता है या फिर टिल द एज ऑफ द 40 years। ठीक है। तो ये ना भी याद रखो लो प्रिवलेंस का, आप सिर्फ जो है हाई प्रिवलेंस में लो लाइफ लॉन्ग ये भी याद रखोगे तो चलेगा। तो अब इस सवाल को आप सॉल्व करें। 12 साल की लड़की है, उसको फीवर है, आर्थराइटिस है नी जॉइंट का 5 दिनों के लिए, रिवील्स पैन सिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स, मतलब कार्डाइटिस भी है, ईएसआर एलिवेटेड है, एएसओ टाइटर्स पॉजिटिव है, प्रोलॉन्ग इंटरवल पीआर इंटरवल है, तो आपको कितना टाइम के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन देनी पड़ेगी प्रोफाइलैक्सिस के लिए? तो देखो, येलो में आपने माइनर क्राइटेरिया 3 है, पिंक में आपके 2 मेजर क्राइटेरिया है, और एएसओ टाइटर पॉजिटिव मतलब आपका इसेंशियल क्राइटेरिया भी फुलफिल है। ये डायग्नोसिस बना देता है एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर का। जैसे आपका डायग्नोसिस बनाते हो एआरएफ का, तो अब आपका ये कार्डाइटिस के साथ वाला है, कार्डाइटिस के साथ वाला है तो आप 10 साल दोगे, या फिर आप जो है 10 साल दोगे, या फिर आप अप टिल 21 years ऑफ एज दोगे, विच एवर इज लॉन्गर। ये ऑलरेडी 12 साल की है तो आप 10 साल के लिए दोगे 22 की एज तक 22 years। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले लेक्चर में हम जो है वैल्वुलर हार्ट डिसीज